Hello everyone, this is CS Vikram Singhvi and welcome to Affordable Classes। JIGL की क्लास के अंदर हमने लास्ट क्लास में हम बात करें कि लिमिटेशन एक्ट स्टार्ट किया था। हमारी ये क्लास ऑलरेडी लिमिटेशन एक्ट के ऊपर हो चुकी है। हमने बात की थी लिमिटेशन एक्ट क्या है, इंट्रोडक्शन के बारे में बात किया था, काफ़ी कुछ हमने इसमें अपना डिस्कशन कर लिया था। सेक्शन 3 बात कर ली थी, सेक्शन 5 बात कर लिया था, सेक्शन 6 बात कर लिया था हमने इसके अंदर। और आज हमारा जो इसके अंदर टॉपिक है वो है सेक्शन 7 की बात करते हैं। लिमिटेशन एक्ट में आज हम बात करेंगे सेक्शन नंबर 7। अब लिमिटेशन एक्ट का सेक्शन नंबर 7 क्या बात करता है, बात करते हैं। सेक्शन 7 कहाँ एप्लीकेबल होता है, किस तरह से एप्लीकेबल होता है, बात करते हैं। सेक्शन 7 is applicable where several persons are jointly entitled to file the suit or make an application for execution of decree, and out of several persons one or some of them are affected by legal disability। ये कहना चाह रहा है, सेक्शन 7 कहता है कि जहां वेयर सेवरल बहुत सारे, वेयर सेवरल पर्सन्स बहुत सारे लोग आर jointly entitled to file the suit। जहां पे बहुत सारे लोग क्या होते हैं, किसी केस को फाइल करने के लिए एंटाइटल्ड होते हैं, या फिर बहुत सारे लोग एंटाइटल्ड होते हैं किस चीज के लिए, एप्लीकेशन लगाने के, टू मेक एप्लीकेशन किस चीज के लिए, फॉर द एग्जीक्यूशन ऑफ, फॉर द एग्जीक्यूशन ऑफ डिक्री। मतलब इसका अगर मैं सिंपल भाषा में बात करूं, इसका मतलब है कि जहां पर किसी केस को फाइल करने के लिए बहुत सारे लोग क्या होते हैं, एंटाइटल्ड होते हैं। बहुत सारे लोग क्या होते हैं, एंटाइटल्ड होते हैं। एंड आउट ऑफ सेवरल पर्सन one or some of them are affected by legal disability। ये कहना चाह रहा है कि जहां पर मान लो 10 लोग हैं, 10 लोग किसी एक केस को फाइल कर सकते हैं। 10 में से मान लो 2 लोग क्या है, लीगल डिसेबल है, तो क्या होगा, द पीरियड ऑफ लिमिटेशन। तो इस केस में पीरियड ऑफ लिमिटेशन कैसे काउंट किया जाएगा, द पीरियड ऑफ लिमिटेशन इन सच अ केस टू बी कैलकुलेटेड depend upon whether discharge can be made within or without the consent of person under legal disability। If discharge can be made or given with the consent of such person, the period of limitation will start after the disability is removed। On the other hand, where the consent of person under legal disability is not required, time will run against them all। It may be noted, Section 7 is not applicable to the appeal। समझ आ गए, सूट, डिग्री और अपील। जो ये सेक्शन 7 है वो किस पे एप्लीकेबल होता है, वो सूट और डिग्री पे एप्लीकेबल होता है। वो किस पे एप्लीकेबल नहीं होता, वो अपील पे एप्लीकेबल नहीं होता। अब ये कहना चाह रहा है कि जहां पर किसी एक केस को, किसी एक डिक्री को फाइल करने के लिए काफी सारे लोग एंटाइटल्ड होते हैं, काफी सारे लोग एंटाइटल्ड होते हैं, बट उन काफी सारे लोगों में से क्या है, कुछ लोग क्या होते हैं, लीगल डिसेबल होते हैं, लीगल डिसेबल होते हैं। तो यहाँ पे पीरियड ऑफ लिमिटेशन कब स्टार्ट होगा, पीरियड ऑफ लिमिटेशन कहां से स्टार्ट होगा उसकी बात करते हैं। इस केस में पीरियड ऑफ लिमिटेशन स्टार्ट होगा अगर जो डिस्चार्ज हुआ है, द डिस्चार्ज मेड विद और विदाउट द कंसेंट ऑफ द पर्सन अंडर डिसेबिलिटी। मतलब जो है डिस्चार्ज जो हो सकता है, अगर
किसकी हुआ है? इफ डिस्चार्ज इज मेड, if discharge is made with the consent of, with the consent of legal disabled person, legal disabled person, और दूसरा if discharge, if discharge is made without the consent of legal disabled person। तो इन केसेस में पीरियड ऑफ लिमिटेशन कहां से स्टार्ट होगा? जो पीरियड ऑफ लिमिटेशन है, अगर डिस्चार्ज विद द कंसेंट ऑफ लीगल पर्सन है तो कहां से होगा? इफ डिस्चार्ज कैन बी मेड विद द कंसेंट ऑफ पर्सन, द पीरियड ऑफ लिमिटेशन, इस केस में क्या होगा? द पीरियड ऑफ लिमिटेशन, द पीरियड ऑफ लिमिटेशन will start only after the disability is removed। जब डिसेबिलिटी रिमूव हो जाएगी तब क्या होगा? पीरियड ऑफ लिमिटेशन स्टार्ट। क्लियर है? और जहां पर कंसेंट नहीं ली गई, जहां पर कंसेंट की जरूरत नहीं है, टाइम विल रन अगेंस्ट देम ऑल। तो लिमिटेशन पीरियड उनके किसके? सबके अगेंस्ट क्या होगा? इक्वली एप्लीकेबल होगा। इट में बी नोटेड दैट सेक्शन 7 नॉट एप्लीकेबल इन केस ऑफ, समझ आ गए? सेक्शन 8 की बात करें, ये उसकी बात कर रहा है कि भाई जहां पर एक सूट और डिक्री को फाइल करने के लिए काफी सारे लोग क्या होते हैं? एलिजिबल होते हैं। तो उस केस में अगर उनमें से कुछ लोग लीगल डिसेबल हैं तो पीरियड ऑफ लिमिटेशन कैसे स्टार्ट होगा? अगर पीरियड ऑफ लिमिटेशन विद द डिस्चार्ज, मतलब क्या हुआ है? अगर जो पीरियड ऑफ लिमिटेशन कब कैसे शुरू होगा? अगर जो डिस्चार्ज हुआ है, जो एप्लीकेशन आप फाइल कर रहे हो किसकी, वो विद द अप्रूवल और विद द कंसेंट ऑफ लीगल डिसेबल पर्सन से कर रहे हो, तो पीरियड ऑफ लिमिटेशन कब से स्टार्ट होगा? जब उनकी लीगल डिसेबिलिटी रिमूव हो जाएगी। अगर जहां पर कंसेंट की जरूरत नहीं होती तो वहां पर क्या होगा? ऑन द अदर हैंड, वेयर द कंसेंट ऑफ पर्सन लीगल डिसेबिलिटी इज नॉट रिक्वायर्ड, the consent of person under legal disability is not required, time will run against all of them। तो लिमिटेशन पीरियड सबके अगेंस्ट इक्वली क्या होगा? एप्लीकेबल होगा। आगे बात करते हैं, आगे बात करते हैं सेक्शन 8, सेक्शन 8 की बात करते हैं। सेक्शन 8, सेक्शन इज एक्सेप्शन। सेक्शन 8 क्या है? सेक्शन 8 इज एक्सेप्शन ऑफ सेक्शन 6 एंड सेक्शन 7। सेक्शन 8 जो है वो एक्सेप्शन है किसकी? सेक्शन 6 एंड 7। सेक्शन 8 जो है कंट्रोलिंग सेक्शन है। सेक्शन 8 इज ए कंट्रोलिंग सेक्शन ऑफ सेक्शन 6 and section 7। According to the section 8, the period of limitation cannot extend beyond 6 years from the date of cessation of legal disability। ये कहना चाह रहा है, सेक्शन 8 कह रहा है, सेक्शन 8 कहता है द पीरियड ऑफ लिमिटेशन, the period of limitation cannot extend beyond 3 years, beyond
3 years from the date of cessation of लीगल डिसेबिलिटी। मान लो कोई पर्सन लीगल डिसेबल था, लीगल डिसेबल मतलब माइनर, कोई लुनेटिक हो, कोई क्या हो गया, सोलवेंट हो गया, इंसोलवेंट हो गया, माइनर हो गया, ये सारे कौन होते हैं, ये लीगल डिसेबल पर्सन होते हैं। तो ये कहना चाह रहा है कि जिस दिन किसी पर्सन की मान लो माइनर से कोई पर्सन मेजर बन गया, तो उसकी लीगल डिसेबिलिटी क्या हो जाएगी, रिमूव हो जाएगी। जिस दिन उसकी लीगल डिसेबिलिटी रिमूव हो जाएगी तो उसके 3 साल से, उस दिन से 3 साल से ज्यादा का जो पीरियड ऑफ लिमिटेशन है एक्सटेंड नहीं कर सकते। मान लो 2015 के अंदर लीगल डिसेबिलिटी क्या हो गई, लीगल डिसेबिलिटी रिमूव हो गई, तो इसका पीरियड ऑफ लिमिटेशन कितने पीरियड से ज्यादा एक्सटेंड नहीं हो सकता, 3 पीरियड से ज्यादा, 2016, 17, 18। समझ आ गई? इससे ज्यादा क्या नहीं हो सकता, रिमूव होकर यहाँ पर नहीं चल सकता, इससे ज्यादा एक्सटेंड होकर यहाँ पर नहीं चल सकता। However, if the ordinary period of limitation computed from the original approval of the cause of action expressed more than 3 years from the cessation of legal disability, such period will be allowed। अभी इसकी क्या कहना चाह रहा है, सेक्शन 8 में क्या बोल रहा है, ये आगे आगे बात करते हैं। ये कह रहा है हाँ, however, if the ordinary period of limitation computed from the original approval of cause of action expressed more than 3 years from the cessation of legal disability, such period will be allowed। ये कहना चाह रहा है कि अगर ordinary period of limitation computed from the original period original approval of the cause of action expressed more than 3 years। अगर क्या है, अगर कोई भी ऑर्डिनरी पीरियड ऑफ लिमिटेशन जिसको कंप्यूट किया गया है कहाँ से, ऑर्डिनरी कॉज ऑफ एक्शन, और जिसको ये क्या किया गया, फ्रॉम दी अब ओरिजिनल अप्रूवल ऑफ द कॉज ऑफ एक्शन एक्सप्रेस मोर देन 3 years फ्रॉम दी cessation ऑफ लीगल डिसेबिलिटी, सच पीरियड विल बी अलाउड। मतलब ये कहना चाह रहा है कि भाई अगर किसी पीरियड ऑफ लिमिटेशन का ही ऑर्डिनरी पीरियड 3 years से ज़्यादा है, ठीक है ना, ओरिजिनल पीरियड ही क्या है, ऑर्डिनरी पीरियड ही 3 साल से ज़्यादा है, तो उसको क्या किया जाएगा, लीगल डिसेबिलिटी के सीज होने से उस 3 साल से ज़्यादा पीरियड को अलाउ कर दिया जाएगा। अदरवाइज नॉर्मल क्या कहता है कि किसी भी, अगर सेक्शन 6 और 7 की ये एक्सेप्शन है, ये क्या कहता है कि भाई जो पीरियड ऑफ लिमिटेशन होगा, अगर लीगल डिसेबिलिटी एक बार रिमूव हो गई और रिमूव होने के 3 साल से ज़्यादा एक पीरियड ऑफ लिमिटेशन क्या होगा, नहीं दिया जाएगा। पर जिसका ऑर्डिनरी पीरियड ही है ना, जिसका ऑर्डिनरी पीरियड ही ओरिजिनल अप्रूवल ऑफ कॉज ऑफ एक्शन एक्सप्रेस होने के 3 साल से ज़्यादा है, जिसका ऑर्डिनरी पीरियड ऑफ लिमिटेशन ही 3 साल से ज़्यादा है, तो उस चीज़ को क्या किया जाएगा, अगर लीगल डिसेबिलिटी वहाँ पर सीज हो गई तो 3 साल से ज़्यादा पीरियड को भी अलाउ कर दिया जाएगा। आगे बात करते हैं। कॉन्टिन्यूस रनिंग ऑफ टाइम क्या होता है?
continuous running of time, continuous running of time. Section 9 provide that section 9 provides that where the period has started, ये कहना चाह रहा है कि सेक्शन 9 ये कहता है कि जहां पर लिमिटेशन पीरियड स्टार्ट हो चुका है, नो सब्सिक्वेंट डिसेबिलिटी और इनेबिलिटी टू फाइल अ सूट और मेक एप्लीकेशन कैन स्टॉप इट। ये कहना चाह रहा है कि अगर एक बार पीरियड ऑफ लिमिटेशन पीरियड अगर स्टार्ट हो गया है, तो उसके बाद अगर कोई भी लीगल डिसेबिलिटी आ जाए या कोई भी एबिलिटी आ जाए, इनएबिलिटी आ जाए, कि अगर कोई पर्सन को लीगल डिसेबल कर दिया जाए कि ये पर्सन कोई केस फाइल नहीं कर सकता, तो उस लिमिटेशन पीरियड को वो डिसेबिलिटी क्या नहीं कर सकती, स्टॉप नहीं कर सकती। ये इसका मतलब है। कॉन्टिन्यूस रनिंग ऑफ टाइम का मतलब क्या है, ये कहना चाह रहा है कि भाई अगर एक बार लिमिटेशन पीरियड क्या हो गया, स्टार्ट हो गया, क्या कहना चाह रहा है यहाँ पर, अगर एक बार लिमिटेशन पीरियड स्टार्ट हो गया तो क्या होगा, अगर एक बार लिमिटेशन पीरियड स्टार्ट हो गया तो उसके बाद चाहे कोई भी लीगल डिसेबिलिटी आ जाए, उसके बाद चाहे कोई भी लीगल डिसेबिलिटी आ जाए या इनएबिलिटी आ जाए टू फाइल सूट, तो उसको रोक नहीं सकती, उस लिमिटेशन पीरियड को रोक नहीं सकती। This section embodied the principle that once the time of filing suit applications start running, it will continue to run till the exhausted the file prescribed period. ये कहना चाह रहा है कि once the period of limitation has been started, it will not be stopped until the completion of the time period. Until the completion of the time period, कि भाई जब एक बार टाइम स्टार्ट हो गया तो उसको कोई भी रोक नहीं सकता। द रनिंग पीरियड, जो ये टाइम लिमिटेशन टाइम पीरियड है, ये तभी स्टॉप हो सकता है अगर यहाँ पे कोई क्या हो, द रनिंग प्रोसेस कैन ओनली बी स्टॉप बाय द स्टैट्यूटरी एक्सेप्शन। द रनिंग प्रोसेस कैन ओनली बी स्टॉप बाय स्टैट्यूटरी एक्सेप्शन। और जो रनिंग प्रोसेस है वो कैसे स्टॉप हो सकती है, वो स्टैट्यूटरी एक्सेप्शन, कुछ एक्सेप्शन से वो क्या हो सकती है, स्टॉप होकर यहाँ पर चल सकती है, अदरवाइज वो स्टॉप होकर यहाँ पर नहीं चल सकती। समझ आ गया? आगे बढ़ते हैं। एक्सक्लूजन ऑफ टाइम, पीरियड ऑफ लिमिटेशन के अंदर कौन कौन सा टाइम नहीं आएगा। एक्सक्लूजन ऑफ टाइम, पीरियड ऑफ लिमिटेशन के अंदर एक्सक्लूजन ऑफ टाइम, पीरियड ऑफ लिमिटेशन के अंदर कौन कौन सा टाइम पीरियड नहीं आएगा। कौन कौन सा टाइम पीरियड नहीं आएगा। पहला, एक्सक्लूजन ऑफ लीगल प्रोसीडिंग, एक्सक्लूजन ऑफ टाइम इन लीगल प्रोसीडिंग। लीगल प्रोसीडिंग में जो टाइम लगता है वो पीरियड ऑफ लिमिटेशन में ऐड नहीं होगा। पहला, इन कंप्यूटेशन द पीरियड ऑफ लिमिटेशन फॉर एंड अपील द फॉलोइंग, ये अपील की बात करता है। अगर मैं अपील की बात करूं, अपील के केस में
कौन सा टाइम पीरियड ऐड नहीं होगा? जिस दिन द पीरियड ऑन विच द डे ऑन विच पीरियड बिगन टू रन, वो दिन जिस दिन क्या होगा, लिमिटेशन पीरियड स्टार्ट होगा। द डे ऑन विच जजमेंट वाज प्रोनाउंस्ड, मतलब ये कहना चाह रहा है लीगल प्रोसीडिंग में जो टाइम लगता है, जिस दिन लीगल प्रोसीडिंग स्टार्ट हुई, जिस दिन कोई जजमेंट आई, द टाइम रिक्वायर्ड फॉर ऑब्टेनिंग द कॉपी ऑफ ऑर्डर एंड द टाइम रिक्वायर्ड फॉर ऑब्टेनिंग द कॉपी ऑफ जजमेंट। ये कहना चाह रहा है कि भाई एक्सक्लूजन ऑफ टाइम के अंदर मैं अगर बात करूं तो लिमिटेशन पीरियड के अंदर कौन कौन सा टाइम नहीं आएगा। पहले अपील की बात कर लेते हैं। इन कंप्यूटिंग द पीरियड ऑफ टाइम फॉर द अपील इन द फॉलोइंग, ये अपील की बात कर रहा है। लीगल प्रोसीडिंग, अपील के केस में जो लीगल प्रोसीडिंग का टाइम होता है, पहला कि भाई जिस दिन लीगल प्रोसीडिंग स्टार्ट हुई वो, दूसरा जिस दिन जजमेंट को सुनाया गया, प्रोनाउंस किया गया, वो दिन भी काउंट नहीं होगा। जिस दिन जितना टाइम एक ऑर्डर की कॉपी को ऑब्टेन करने में लगता है वो भी टाइम नहीं काउंट होगा, और जितना टाइम एक जजमेंट की कॉपी को ऑब्टेन करने में लगता है वो टाइम भी क्या नहीं होगा, काउंट होके लिमिटेशन पीरियड में नहीं होगा। जो 3 साल का लिमिटेशन पीरियड होता है, 3 ईयर लिमिटेशन पीरियड में अपील के केस में ये टाइम काउंट नहीं होगा, नहीं होगा। दूसरा, इन कंप्यूटिंग द पीरियड ऑफ लिमिटेशन प्रिस्क्राइब फॉर एप्लीकेशन फॉर रिवर्जन और रिव्यू और लीव टू अपील द फॉलोइंग शैल बी एक्सक्लूडेड। भाई कहना चाह रहा है कि भाई एप्लीकेशन फॉर रिवर्जन या रिव्यू या लीव ऑफ अपील के केस में, है ना, एप्लीकेशन फॉर रिवर्जन, रिव्यू और अपील, लीव टू अपील के केस में जो पीरियड ऑफ लिमिटेशन है वो जब हम काउंट करेंगे तो उसमें कौन कौन सा दिन काउंट नहीं आता। द डे ऑन विच द पीरियड बिगिन, जिस दिन पीरियड स्टार्ट हुआ। द डे ऑन विच द जजमेंट प्रोनाउंस, जिस दिन जजमेंट आई, जिस दिन क्या हुआ, जो प्रोसीडिंग का पीरियड है, जो लीगल प्रोसीडिंग है वो स्टार्ट हुई, और जिस दिन जजमेंट सुनाई गई। पीरियड ऑफ लिमिटेशन में ये वाले दिन काउंट नहीं होंगे, पीरियड ऑफ लिमिटेशन में ये वाले दिन काउंट नहीं होंगे। तीसरा, इन कंप्यूटिंग द पीरियड ऑफ लिमिटेशन प्रिस्क्राइब फॉर एप्लीकेशन टू सेट असाइड अवॉर्ड। अवॉर्ड क्या होता है, एक तरह से ऑर्डर जैसा ही होता है। अगर किसी अवॉर्ड को चैलेंज, सेट असाइड का मतलब होता है चैलेंज करना, किसी अवॉर्ड को चैलेंज करने के लिए, है ना, कोई एप्लीकेशन है तो उसके लिए जो लिमिटेशन पीरियड प्रिस्क्राइब किया गया है तो उसमें क्या क्या ऐड नहीं होगा। उसके अंदर द डे ऑन विच द पीरियड बिगन टू रन, द डे ऑन विच द पीरियड बिगन टू रन, लीगल प्रोसीडिंग का जो टाइम पीरियड चला है वो ऐड नहीं होगा, और जिस दिन जितना टाइम एक अवार्ड की कॉपी को ऑब्टेन करने में लगता है वो ऐड नहीं होगा, चलेगा। फोर्थ पॉइंट, इन कंप्यूटिंग द पीरियड ऑफ लिमिटेशन प्रिस्क्राइब फॉर एनी अदर एप्लीकेशन ओनली दैट डे, किसी दूसरी एप्लीकेशन के लिए कौन सा दिन काउंट नहीं होगा, द डे ऑन विच टाइम बिगेन टू रन शैल बी एक्सक्लूडेड, टाइम बिगेन टू रन शैल बी एक्सक्लूडेड। In computing the period of limitation for any suit, appeal, application, the day from which such period is to be recorded shall be excluded। भाई जिस दिन सूट, अपील, एप्लीकेशन, इनके लिए जब हम लिमिटेशन पीरियड काउंट करेंगे तो लिमिटेशन पीरियड काउंट करते टाइम कौन सा टाइम काउंट नहीं होगा, इसमें वो टाइम काउंट नहीं होगा the day from which such period is to be recorded shall be excluded। वो दिन जिस दिन ये पीरियड रिकॉर्ड किया गया वो काउंट नहीं होते हैं। चलेगा, तो आपको ये इस वाले सेक्शन जो ये हमारा
सेक्शन कौन सा 9 है, इसमें बात की जा रही है एक्सक्लूजन पीरियड की, कि भाई कौन कौन सा टाइम, अपील के केस में कौन सा टाइम काउंट नहीं होगा, अवॉर्ड के केस में कौन सा पीरियड काउंट नहीं होगा, एप्लीकेशन, सूट और किसी डिग्री के केस में कौन सा पीरियड काउंट नहीं होगा चलेगा, इसकी बात ये करता है। आगे बढ़ते हैं। इफेक्ट ऑफ एक्नॉलेजमेंट ऑन द पीरियड ऑफ लिमिटेशन। Sometime a liability may be acknowledged by party against whom the liability is alleged within the period of limitation। ये कहना चाह रहा है कि कई बार एक किसी लाइबिलिटी को एक्नॉलेज किया जाता है बाय अ पार्टी अगेंस्ट whom liability is alleged within the period of limitation। कि भाई अगर किसी को कोई लाइबिलिटी दी गई, किसी के ऊपर कोई लाइबिलिटी लगाई गई, तो उसको एक पीरियड ऑफ लिमिटेशन के अंदर उस लाइबिलिटी को क्या करना होता है, एक्नॉलेज करना होता है। इफ दिस एक्नॉलेजमेंट इज मेड इन राइटिंग इट वुड गिव राइज टू फ्रेश पीरियड ऑफ लिमिटेशन एंड इट वुड रन फ्रॉम द डेट ऑफ एक्नॉलेजमेंट। और पीरियड ऑफ लिमिटेशन कब से स्टार्ट हो जाता है, जिस दिन राइटिंग के अंदर उसने उस एक्नॉलेजमेंट को क्या किया, एक्सेप्ट किया, एक्नॉलेज किया, उस लाइबिलिटी को एक्नॉलेज किया, उस दिन से पीरियड ऑफ लिमिटेशन स्टार्ट हो जाता है। कि कई बार क्या करना होता है, एक्नॉलेजमेंट देनी होती है किसी भी पर्सन के ऊपर, किसी भी आरोपी के पर्सन के ऊपर कोई लाइबिलिटी लगाई जिसको उसे एक्नॉलेज करना था, और जिस दिन वो उसको एक्नॉलेज करेगा उस दिन से क्या हो जाता है, एक फ्रेश पीरियड ऑफ लिमिटेशन स्टार्ट हो जाता है। The following requirement should be present for a valid acknowledgement as per section 18. There must be admission or acknowledgement। यहाँ पे क्या होनी चाहिए, acknowledgement होनी चाहिए। और acknowledgement एक एक्सपायरी, एक पीरियड ऑफ लिमिटेशन के एक्सपायर होने से पहले क्या होनी चाहिए, दे देनी चाहिए। और जो पर्सन एक्नॉलेजमेंट दे रहा है वो उसको क्या करेगा, साइन करेगा, वो उसको क्या करेगा, साइन करेगा। एग्जाम्पल की अगर हम बात करते हैं, इसमें लिखा हुआ है कि मिस्टर ए बोरो मनी फ्रॉम मिस्टर बी ऑन 1 जनवरी 1991। द डेट वाज बिकम टाइम बार्ड आफ्टर द एक्सपायरी ऑफ 3 इयर्स ऑन 1/7/1993। A write letter to B say that he is wrong that he has not been able to pay to B, saying that promise to pay the full amount within 3 months. In this case, a fresh period of limitation 3 years shall start from 1/7/1993। ये कहना चाह रहा है कि भाई किसी के ऊपर कोई लाइबिलिटी थी और उस लाइबिलिटी को पूरा करने के लिए उसे एक्नॉलेजमेंट की जरूरत होती है, तो जिस दिन वो एक्नॉलेजमेंट देगा उस दिन से फ्रेश पीरियड ऑफ लिमिटेशन स्टार्ट हो जाएगा। एक फ्रेश पीरियड ऑफ लिमिटेशन क्या हो जाएगा, स्टार्ट हो जाएगा। तो एक लिमिटेशन के लिए क्या क्या रिक्वायरमेंट होना जरूरी है, कि वहाँ पर एक एक्नॉलेजमेंट होनी चाहिए, और क्या होना चाहिए, एक जो एक्नॉलेजमेंट है पीरियड ऑफ लिमिटेशन के एक्सपायर होने से पहले स्टार्ट हो जाना चाहिए, कर देनी चाहिए, और जो एक्नॉलेजमेंट है वो क्या होनी चाहिए, साइन होनी चाहिए। समझ आ गई, आगे बात करते हैं। Effect of payment on account of debit or of interest as per section 90 of the act, where payment on account of debt or interest is made before the expiration of the prescribed period by the person liable to pay the debt or legacy or his agent duly authorized in this clause. Fresh period of limitation shall be computed from the time of payment was made। ये कहना चाह रहा है कि किसी पर्सन को किसी डेट के लिए या इंटरेस्ट के लिए कोई अमाउंट पे करना था, अगर है ना, तो उस पर्सन ने क्या किया, एज पर सेक्शन 90 ऑफ द एक्ट, वेयर पेमेंट ऑन डेट और ऑफ इंटरेस्ट इज मेड बिफोर द एक्सपायरेशन ऑफ द पीरियड बाय प्रिस्क्राइब पीरियड बाय द पर्सन लायबल टू पे द डेट। कोई भी पर्सन लायबल टू पे द डेट था या लिगेसी था, या उसके एजेंट के द्वारा कोई भी अगर अमाउंट पे कर दिया गया है, तो एक फ्रेश पीरियड ऑफ लिमिटेशन कहाँ से स्टार्ट होगा,
जिस दिन उसने पेमेंट की उस दिन से एक फ्रेश पीरियड ऑफ लिमिटेशन स्टार्ट हो जाएगा। दस अकॉर्डिंग टू दिस सेक्शन, सेक्शन 19 की अगर मैं बात करूँ, सेक्शन 19 की अगर मैं बात करूँ, अकॉर्डिंग टू सेक्शन 19, फ्रेश पीरियड ऑफ लिमिटेशन बिकम अवेलेबल to the creditor when part payment of debt is made by the debtor before the expiration of the period of limitation। अगर मान लो किसी को 1 लाख रुपए पे करना था, बट उसने कितना पे किया, उसने 50,000 पे किया, तो पीरियड ऑफ लिमिटेशन जिस दिन पार्ट पेमेंट उसने की किसी क्रेडिटर की, तो उस दिन से क्या हो जाएगा, नया फ्रेश पीरियड ऑफ लिमिटेशन स्टार्ट हो जाएगा। क्लियर है? आगे बढ़ते हैं। सेक्शन 25, एक्विजिशन ऑफ ओनरशिप बाय पोजेशन। सेक्शन 25 क्या कहता है? सेक्शन 25 अप्लाई टू द एक्विजिशन ऑफ ईजमेंट। ईजमेंट मतलब अगर आप क्या करते हो, अगर आप कोई घर लेते हो, घर से रिलेटेड जितने भी इंजॉयमेंट के राइट होते हैं, इंजॉयमेंट करने के राइट, घर में कोई पार्क है तो वो भी आपका होगा, घर में जितना भी फर्नीचर है तो वो भी आपका होगा, जो भी चीजें उसकी ईजमेंट के राइट, घर की लाइटें वाइटें, तो वो उससे रिलेटेड बात करता है। Acquisition of ownership by possession. Section 25 apply to acquisition of easement. It provides that the right to access and use the light, air, way, water use, water course, use of water or any other easement which have been peacefully enjoyed with or without interruption for 20 years shall be absolute। तो ये कहना चाह रहा है कि भाई, तो ये कहना चाह रहा है कि अगर आपने कोई ओनरशिप बाय पोजेशन, आपने कोई कोई पोजेशन लिया है, किसी घर का कोई पोजेशन लिया है, तो पोजेशन लेने के बाद जो उससे रिलेटेड इंजॉयमेंट करने के, जो आप उस घर की लाइट, उस घर का वाटर, वहाँ की हवा, उस सब चीज़ से रिलेटेड जो आपका ईजमेंट का राइट है, वो किसी इंटरप्शन, बिना किसी इंटरप्शन के 20 साल तक उसको क्या कर सकते हो, आराम से एंजॉय कर सकते हो। समझ आ गई? अगर कोई गवर्नमेंट की प्रॉपर्टी है तो 30 साल तक आप उसको एंजॉय कर सकते हो, वो आपका एब्सोल्यूट राइट होगा। तो ये कुछ पीरियड ऑफ लिमिटेशन बता रखे हैं, आप इसको लर्न कर लेना। और यहाँ पे हमारा जो ये चैप्टर है पीरियड ऑफ लिमिटेशन का, ये क्या होता है, यहाँ पे खत्म होता है हमारा पीरियड ऑफ लिमिटेशन का चैप्टर। नेक्स्ट क्लास में हम एक नया चैप्टर शुरू करेंगे, इंडियन स्टैंडर्ड। अभी के लिए इतना ही है। थैंक यू सो मच।